तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी कोर ये विषय है, ये सब्जेक्ट है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपका 19 फरवरी, जी हाँ बच्चों, 19 फरवरी 2024 को जो आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इस बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के हम और सैम्पल पेपर लेकर के आए हिंदी कोर सब्जेक्ट के, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और सैम्पल पेपर वाली वीडियोज़ अदर सब्जेक्ट की भी हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, ये हमारा सैम्पल पेपर नंबर 1 का पार्ट 2 वाला वीडियो है। इससे पहले मैंने सैम्पल पेपर नंबर 1 का पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने इसी सैम्पल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं खंड ब के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन बी भी कहते हैं। इसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बच्चों हमसे पूछे जाएंगे और उसका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर हमसे कि निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। यहाँ पर 3 आपको टॉपिक दे दिया गया है। इन 3 टॉपिकों में से किसी एक टॉपिक पर, किसी एक विषय पर आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। रचनात्मक लेख आप समझ सकते हैं, एक जैसे निबंध नहीं होता है उसी टाइप का आप समझ सकते हैं, बस उसमें आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक दे दिया है। इसमें से जो पहला वाला टॉपिक है आपका आधुनिक युग में कंप्यूटर का महत्व, तो इसके ऊपर मैंने आपको यहाँ पर रचनात्मक लेख लिख करके दिखाया है कि कैसे आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना टॉपिक लिख देना है आधुनिक युग में कंप्यूटर का महत्व। उसके बाद अपना जो रचनात्मक लेख है उसको लिखना शुरू कर देना है। जैसे मैंने लिखा है, कंप्यूटर जो है आधुनिक तकनीकी का एक महान खोज है। यह कम समय और कम श्रम शक्ति के अंदर उच्च स्तर का परिणाम प्रदान करता है। लोग चुटकियों में किसी भी सेवा, उत्पाद या दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर में लगे इंटरनेट के द्वारा हम कुछ भी खरीद सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर आज के टाइम पे ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ यूट्यूब पे, ये भी कंप्यूटर की सहायता से ही बन रहा है बच्चों। ठीक है, और कंप्यूटर देखेंगे तो महान खोजों में से एक है। आज का आपका पहला होमवर्क मैं रहने देता हूँ, देखता हूँ आप में से कितने सारे बच्चों का जनरल नॉलेज अच्छा है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा और करेक्ट आंसर होगा, उस बच्चे के आंसर को मैं यहाँ हार्ट का यानी दिल का निशान दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, और बात करें कंप्यूटर की तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कंप्यूटर की सहायता से हम घर बैठे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, जो आप कर ही रहे हैं ये वीडियो देख करके। ठीक है, आप बोलेंगे सर जी मैं तो फ़ोन में देख रहा हूँ ये वीडियो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए, ये कंप्यूटर की सहायता से ही बनाया जा रहा है। और क्या क्या कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा, हम यहाँ पर घर बैठे डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं। अमेज़न पे कोई चीज़ अच्छा लगा और ये मोबाइलवा तो बहुत अच्छा लग रहा है, चलो यहाँ पर ख़रीदते हैं। ठीक है, और ये मोबाइल आपका घर आ गया। ठीक है, कई लोग अपने बच्चों के लिए लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई से संबंधित कार्य जो है बच्चे कर सके। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणना करने तथा बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि आपका यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह करने में, ठीक है, और समस्याओं को सुलझाने में बहुत ज़्यादा ये सक्षम होता है। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से आप यहाँ पर ईमेल एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। इनका उपयोग करके हम काफ़ी कम समय में अपने मित्रों, रिश्तेदारों, माता पिता या किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी नौकरी जो है यहाँ पर लग गई, क्या बोलते हैं, यूरोप में लग गई, या फिर फ्रांस में लग गई, इटली में लग गई, जापान में लग गई। आप बड़े होकर के मेरा तात्पर्य ये है कि 12वीं क्रॉस किए और आपकी नौकरी जो है दूसरे देश में लग गई। ठीक है,
अब आप जापान में मान लीजिए बैठे हुए हैं, जापान में बैठे-बैठे पैसा तो खूब कमा रहे हैं एकदम, पैसे का पेड़ लग गया, इतना पैसा कमा रहे हैं, वहाँ पर नौकरी भाई विदेश में लगा है, ठीक है? और पैसा जब कमा रहे हैं लेकिन अब आदमी को अपने घर की याद तो आती है ना, तो आप क्या करेंगे? वीडियो कॉल करेंगे। अब वीडियो कॉल करेंगे तुरंत आपकी मम्मी जो उठाएँगी बोलेंगी, "आओ बबुआ कैसन बड़ा?" ठीक है? तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मम्मी मैं यहाँ पे बिल्कुल सही हूँ। तो वीडियो कॉल एक ऐसा कह लीजिए नया इन्वेंशन है, ठीक है? कंप्यूटर में आप कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रियल लगता है। जैसे सामने-सामने कोई है। फ़ोन में अगर आप वीडियो कॉल करेंगे ना बच्चों, तो फ़ोन में क्या होता है ना छोटा-छोटा होता है, फ़ोन का स्क्रीन छोटा है, तो उसमें उतना रियल आपको नहीं लगेगा। जब कंप्यूटर में आप वीडियो कॉल करेंगे ना लगेगा अरे बबुआ हो! ई का सामने साक्षात हमारी मम्मी जी है और मम्मी जी आपको देखेगी और बोलेगी कि बेटा कमरा गंदा है आपका, कमरा-वमरा साफ कर लीजिए वरना फ्लाइंग चप्पल आ जाएगा आपके वहाँ पे। ख़ैर, आज के समय में इसका इस्तेमाल परीक्षा, मौसम, शिक्षा आदि में किया जाता है। आज के टाइम पे कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है परीक्षाओं में किया जाता है। जैसे आप जो है सो कि आगे चल के अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो उसमें देखेंगे कंप्यूटर पे ही एग्ज़ाम होते हैं आज के टाइम पे, ठीक है? और मौसम की गणना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल खाते, स्टॉप जैसे कि जालन और पेरोल इत्यादि को बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो खाता वगैरह होता है, बैंक का खाता कह लीजिए या और तरह के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है? जो कि आज के टाइम पे कंप्यूटर की सहायता से ही किया जाता है। आप कोर्ट वगैरह में चले जाइए, वहाँ पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। किसी भी बैंक में चले जाइए कंप्यूटर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। यानी कि वर्तमान समय में और भविष्य की अगर बात करूँ तो दोनों की आप कल्पना ही नहीं कर सकते बिना कंप्यूटर के, ठीक है? और मोबाइल फ़ोन को भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरह से कुछ-कुछ बातें मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप देख भी सकते हैं कि हम यह भी देख सकते हैं कि आज लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर को महत्व दिया जा रहा है। चाहे विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्य हो, यहाँ पर यात्रा करने के लिए अगर आपको टिकट भी क्यों ना बुक करना हो, ठीक है? वहाँ पर भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मददगार होता है। मान लीजिए कि आपको अपने गाँव जाना है, तो घर बैठे आप आईआरसीटीसी की सहायता से ऑनलाइन कंप्यूटर में टाइप करेंगे आईआरसीटीसी, ठीक है? और वहाँ जाकर के ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं, बस की टिकट बुक कर सकते हैं घर बैठे। पहले के ज़माने में क्या होता था, मान लीजिए आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है, ये जाइए, लंबा-लंबा एकदम लाइन में लगिए वहाँ पर काउंटर में और फिर जा कर के अपना टिकट बुक कराइए। तो वो वाला सिस्टम अब खत्म हो चुका है लगभग। आज के टाइम पे आप घर बैठे कंप्यूटर की सहायता से यह सारी चीज़ें कर सकते हैं। आधुनिक युग में कंप्यूटर इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि भविष्य की कल्पना बिना कंप्यूटर के की ही नहीं जा सकती। अब तो भैया क्वांटम कंप्यूटर पता नहीं कितना तगड़ा-तगड़ा कंप्यूटर आ गया है, ठीक है? जो लगभग-लगभग इंसानों जैसा सोचने लगा है, ठीक है? और फ्यूचर में कंप्यूटर इतने पावरफुल हो जाएँगे और उसके अंदर एआई आ जाएगा, तो गजबे लेवल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, है कि नहीं? आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूँगा। देखते हैं कितना और हमें चीज़ें देखने को मिलता है कि नहीं? आप में से कई सारे बच्चे बोलेंगे सर जी क्या बात कर रहे हो कंप्यूटर इंसानों जैसा सोचने लग जाएगा तो बिल्कुल हो सकता है ये पॉसिबल है। आज से 20 साल 50 साल पहले चले जाइए ना, उस टाइम पे किसी को पता था कि फ़ोन से हम घर बैठे किसी दूसरे जगह के व्यक्ति को वीडियो कॉल के थ्रू देख सकते हैं, लाइव उसका पिक्चर और बात कर सकते हैं? नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे वो चीज़ें हो रही हैं ना, तो वैसे ही फ्यूचर है भैया। फ्यूचर में तो हमें बहुत सारी नई-नई चीज़ें तो देखने को मिलेंगी ही। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक रचनात्मक लेख लिख सकते हैं। रचनात्मक लेख लिखते समय आप इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा कि आपकी क्रिएटिविटी उसके अंदर दिखनी चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही है रचनात्मक लेखन या लेख कह लीजिए, ठीक है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इस तरह के और भी सैंपल पेपर आप हिंदी कोर के देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पार्ट 2 वाला, ये भी आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पर बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आइए, पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आइए। तो फाइनली आ गया है पार्ट 2 का वीडियो। आप भी कीजिए यहाँ पर लाइक और हमारा मोटिवेशन का लेवल बढ़ाइए। आपका एक लाइक से हमारे यहाँ मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ जाता है, ठीक है? तो ठोको लाइक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर लगभग 40 शब्दों में निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उनको पढ़ना है और 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो आंसर देखते हैं भैया और क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8वें के क में। तो इस तरह से क का भी पहला है कि उल्टा पिरामिड शैली से क्या अभिप्राय है। तो उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है बच्चों, इसके अंदर समाचारों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को सबसे पहले रखा जाता है, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट,
फिर उससे कम इम्पोर्टेंट, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हमारा न्यूज़ यहाँ पर एंड नहीं हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी के टाइम पे किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है, किसान क्या कर रहे हैं, दिल्ली में आने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप टीवी पे देखते होंगे तो टीवी पे इस तरह की न्यूज़ आती होगी, एंकर लोग ऐसे बोलते हो कि देखिए किसान आ गए हमारे यहाँ पर और दिल्ली में बस घुसने वाले हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, इस तरह से किसानों को रोका जा रहा है, देखिए देखिए देखिए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और एकदम हॉट न्यूज़ चल रहा है तो इसको सबसे पहले दिखाया जाएगा। फिर इससे कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिखाया जाएगा कि हाँ अमेरिका में इलेक्शन आने वाला है, फिर उससे और कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि इस जगह पे एक्सीडेंट हो गया। इस तरह से न्यूज़ को एंड किया जाता है। ये जो टीवी का एग्जाम्पल मैंने बताया, इसी तरह से अखबार में भी होता है, ठीक है, और अन्य जो समाचार जो प्रदान किए जाते हैं वो भी इसी तरह से किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसे ही उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। बाकी लिखा हुआ यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सर्वप्रथम लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में दूसरे तथ्यों या सूचनाओं को बताया जाता है। अर्थात कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं वरन खबर के प्रारंभ में आ जाता है। इस शैली के अंतर्गत समाचारों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। यहाँ पर न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल लिया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपका टीवी में भी होता है, समाचारों को दिखाया जाता है टीवी के अंदर और न्यूज़पेपर में तो छापा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है आपका कि जो उल्टा पिरामिड शैली है इसके अंतर्गत जो है समाचारों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो में क्या होता है, समाचार का मुख्य भाग दिखाया जाता है। फिर बॉडी में क्या है, घटते हुए क्रम में खबर का विस्तृत ब्यौरा होता है। और समापन में अधिक महत्वपूर्ण न होने पर अथवा स्पेस न होने पर इसे काट कर छोटा भी किया जा सकता है। जैसे अखबार का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप देखेंगे सबसे फ्रंट पेज पे जो पहला पेज होता है किसी भी अखबार का, जैसे नवभारत टाइम्स हो गया जिसको एनबीटी कहते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह के अखबारों का जो सबसे पहला पेज होता है उस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज छापी जाएगी कि देखिए किसान जी आ गए हमारे यहाँ पर, मोदी जी ने कर दिया ये ऐलान, मोदी जी ने वो कर दिया, केजरीवाल जी ने ये बोल दिया, राहुल गांधी ने ये बोल दिया। तो इस तरह से करके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा उसको सबसे पहले पेज पे रखेंगे। फिर क्या करेंगे, उससे कम इंपॉर्टेंट चीज को अगले पेज पे रखेंगे जिसे बॉडी कह लेंगे, ठीक है, जो कि घटते हुए क्रम को दिखाएगा हमारा। और सबसे लास्ट वाला जो पेज होगा बच्चों, वहां पर सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज को रखा जाएगा, ठीक है। और स्पेस ना होने पर छोटी भी की जा सकती है खबरों को। जैसे यहाँ पर एक आदमी को किसी कुत्ते ने काट लिया और उस व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु हो गई। तो इस तरह के छोटे छोटे जो खबर होते हैं, देखिए वैसे तो किसी परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा खबर है, लेकिन देश के लेवल पर देखा जाए तो ये एक छोटा खबर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो खबरें होती हैं वो सबसे लास्ट पेज पे आपको देखने को मिलेंगी। और अगर जगह नहीं है तो खबर को छोटा भी किया जा सकता है अखबार के अंदर। कभी आप अखबार उठा करके देखिएगा, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर एक अथवा एक चॉइस दे दिया है आपको कि अगर आपको ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये नहीं आता है तो नीचे वाला जो ये क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से इंटरनेट माध्यम की खूबियां व कमियां जो है उसका वर्णन कीजिए। अब इंटरनेट का उपयोग तो आप सभी करते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेट माध्यम की पहले खूबियों की बात कर लेते हैं, यानी अच्छाइयों की बात कर लेते हैं। तो दृश्य व प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इंटरनेट पर आप जो है चीज़ों को देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो ये वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप चीज़ों को देख भी रहे हैं, है कि नहीं, और पढ़ भी रहे है कि नहीं। तो यहाँ पर जो इंटरनेट होता है वहाँ पर आप चीज़ों को देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ों का आपको फायदा मिलता है। इंटरनेट के द्वारा बटन दबाते ही सूचनाओं का विशाल भंडार प्राप्त होता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तुरंत गूगलवा खोलिए और गूगल पे जाके बोलिए फलाना फलाना यहाँ पर जानकारी, तो तुरंत आपको वो जानकारी मिल जाएगा। कि हमको मान लीजिए आपको वो जानकारी प्राप्त करना है कि आज देश भर में क्या क्या चल रहा है, तो तुरंत आप जाकर के सर्च करेंगे और सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, जैसे पाइथागोरस कौन था, तो पाइथागोरस कौन था उसके बारे में पूरा जानकारी आ जाएगा कि पाइथागोरस कौन था, है कि नहीं। तो बटन दबाते ही सूचनाओं का विशाल भंडार प्राप्त होता है हमें इंटरनेट माध्यम के अंदर, ठीक है, जो कि यहाँ पर जनसंचार माध्यमों का एक हिस्सा है। अगला, यह संवादों के आदान प्रदान व चैटिंग का सबसे सस्ता स्रोत है। यहाँ पर आप एकदम सस्ते में अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे क्या होता है कि आप अपने दोस्त को ऐसे मैसेज करेंगे, और भाई क्या कर रहा है यार, ठीक है ना तू,
वो आपका दोस्त का रिप्लाई आएगा व्हाट्सएप पे कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, चले चाउमीन खाने, तो आपका दोस्त बोलेगा हाँ चलो चाउमीन खाने, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसमें आपका कितना पैसा खर्च हुआ, बिल्कुल नाम नाम का यहाँ पर आपका पैसा खर्च हुआ। पैसा भी नहीं आप कह सकते इसको, एमबी भी नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं आप केबी, ठीक है। मुश्किल से 1 या 2 केबी खर्च होता है 1-2 मैसेज करने में। तो बहुत सस्ते में आप चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अपने संवादों को, जो भी आपके मैसेजेस है उसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे व्यक्ति के मैसेजेस को अपने तक यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं इंटरनेट माध्यम की खूबियों के अंदर। और खबरें बड़ी तीव्र गति से पहुंचाई जाती है, जो भी खबर होता है इंटरनेट पर बहुत तेजी से खबरों को यहाँ पर पहुंचाया जाता है कि देखिए आज जो है अमेरिका में ये हो गया, आज देखिए फ्रांस में ये हो गया, आज देखिए चाइना में एक और नया वायरस निकल गया। इस तरह से जो खबरें होती है बहुत तेजी से यहाँ पर पहुंचाई जाती है बच्चों। तो ये हो गया आपका इंटरनेट माध्यम की खूबियां। अब कमियों की बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी चीज़ होता है उसकी अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। 1 रुपये का आप सिक्का ही उठा लीजिए तो उसमें आपको 2 पहलू यानी 2 साइड देखने को मिलेगा, एक हेड और एक टेल। उसी प्रकार से इंटरनेट की अच्छाइयाँ हैं तो कमियाँ भी है। अब कमियों की अगर बात करें तो इसमें समय सीमा ना होने के कारण लोग एक दूसरे कार्यों से कटते जा रहे हैं, ठीक है। एक तो लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं और कार्यों से भी कटते जा रहे हैं। आज के टाइम पे मैं देखता हूँ ना, लोग रोड पे भी चल रहे होते हैं ना तो फ़ोन में लगे रहते हैं। अरे रोड पे चल रहे हो भाई, कम से कम उस टाइम तो फ़ोन बंद कर दो। उस टाइम पे भी इंस्टाग्राम पे रील में लगे हुए हैं, ये मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। और आगे चल के दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, खासकर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैंने अपने आसपास तो देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चों को। ये क्या करते हैं ना, एग्ज़ाम आ चुका है लेकिन क्या करेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे और ये रील स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे। ओ भैया मज़ा आ रहा है। और रील स्क्रॉल करते करते उनको पता ही नहीं चलता है कि कब 1 घंटा गुजर गया, कब 2 घंटा गुजर गया, कब 5 घंटा गुजर गया, पता ही नहीं चलता है। मज़ा आता रहता है, बस रील स्क्रॉल करता रहो, करते रहो, करते रहो। और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट जो है इंस्टाग्राम सजेस्ट करता रहता है। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं और दूसरे कार्यों से कटते चले जाते हैं और दूसरे व्यक्तियों से भी कटते चले जाते हैं। लोग आज के टाइम पे वो इंटरनेट में घुसे रहते हैं। अब मान लीजिए कि एक परिवार पूरा बैठा हुआ है, मम्मी पापा 2 बच्चे, तो चारों के चारों जने जो है वो क्या करेंगे, इंटरनेट में लगे रहेंगे, ठीक है। वो मोबाइल में लगे रहेंगे। मम्मी उम्मी को छोड़ दिया जाए तो, और पिताजी भी कभी कभी नहीं, लेकिन बच्चे तो खास करके लगे रहेंगे। तो ये कमी है इंटरनेट की, ठीक है। गरीब तथा अनपढ़ों के लिए इंटरनेट किसी काम का नहीं है। जो गरीब व्यक्ति है, जो अनपढ़ व्यक्ति है, एक तरह से देखा जाए तो इंटरनेट उनके लिए किसी काम का नहीं है। नई पीढ़ी में स्वयं को हर समय अपडेट रखने की लत जो है लगने के बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं। आज की जो नई पीढ़ी है ना, वो हर समय खुद को इंटरनेट पर अपडेटेड रखना चाहती है। वो स्नैपचैट जो है सो कि हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, हैशटैग मैं यहाँ आई हुई हूँ, हैशटैग मैं यहाँ आया हुआ हूँ, देखिए मैं यहाँ घूम रहा हूँ, अरे भैया मैं तो यहाँ ट्रेन से जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ प्लेन से जा रहा हूँ। भैया इतना ज़्यादा अपडेट नहीं रखना चाहिए खुद को। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं देखता हूँ जो खुद को, अपने आप को क्या करते हैं, एकदम अपडेटेड रखते हैं। हर 1 घंटे 2 घंटे पे कोई ना कोई उनका स्टेटस आ जाता है कि आज मैं यहाँ पर हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरनेट माध्यम की खामियां यानी कमियां आप कह सकते हैं और इस तरह से आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं आपका ख का पहले क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रेडियो पर समाचार सुनाने जा रहा है या टेलीविज़न यानी टीवी पर समाचार सुनाने जा रहा है, तो वहाँ पर उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कैसी होनी चाहिए। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा, भाषा के स्तर व गरिमा को बनाए रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग करें ताकि सभी वर्ग तथा स्तर के लोग समझ सके। अब देखिए रेडियो पर आप कोई न्यूज़ सुनाने जा रहे हैं या फिर टीवी पर सुनाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नहीं पता होता है कि आपका ये जो न्यूज़ है वो कौन सा ऑडियंस देख रहा है। क्या एक अनपढ़ व्यक्ति आपका ये न्यूज़ देख रहा है, सुन रहा है, या फिर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देख रहा है। इंटरनेट पर तो फिर भी आपको पता है कि ये टारगेटेड ऑडियंस है मेरी, लेकिन रेडियो पर और टीवी पर नहीं पता होता है, ठीक है।
तो इसीलिए यहाँ पर भाषा की गरिमा का और स्तर का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी वर्ग तथा स्तर के लोग समझ सके। वाक्य छोटे-छोटे तथा सरल हो। जटिल शब्द जो होते हैं, समसामयिक शब्द एवं मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए, जो मुहावरे होते हैं, ठीक है? इस तरह के जो कठिन शब्द होते हैं उनसे बचना चाहिए। जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्तताएँ, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए, ठीक है? जो अंक होते हैं जैसे 10,250 इस तरह के अंकों में नहीं लिखना चाहिए, उसको शब्दों में लिखना चाहिए, जिससे कि पढ़ने में ज़बान लड़खड़ा ना जाए उनका, है ना? तो ये आप लिख सकते हैं रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा के अंदर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रेडियो प्रसारण के लिए तैयार किए जा रहे समाचार की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रेडियो प्रसारण जो आपका हो रहा होता है, तो उसके लिए जो समाचार होती है उसकी 2 विशेषताएँ आपको बतानी है। तो देखिए, उच्चारण में जटिल शब्द नहीं होने चाहिए। जब भी आप समाचार इस तरह से बोल रहे हो, इस तरह उच्चारण कर रहे हो, तो उसमें जटिल शब्द नहीं होना चाहिए। संख्याएँ जो होती हैं उनको शब्दों में लिखना चाहिए। रेडियो प्रसारण के लिए जब तैयार किए जा रहे समाचार होता है, उसमें एक ये ख़ास बात होती है कि भैया उसमें संख्या जो होता है, मान लीजिए कि मैं ये संख्या लिख रहा हूँ, ठीक है? इस तरह से मैंने लिख दिया। अब एक लंबा स्क्रिप्ट अगर मैं आपको दूँगा कि ये एक लंबा सा स्क्रिप्ट है, ये पूरा न्यूज़ है, ये पढ़िए रेडियो पर जा कर के। तो यहाँ पर जब आएँगे, इस वाली लाइन पे जब ये नंबर आएगा आपके सामने, तो आप अटक जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, संख्याओं को शब्दों में लिखना चाहिए। जैसे 2 लाख, ठीक है? 50,000 इस तरह से करके शब्दों में लिखना चाहिए। पर्याप्त हाशिया दोनों ओर हो, ठीक है? दोनों ओर से पर्याप्त हाशिया होना चाहिए। प्रतिशत और डॉलर को यहाँ पर प्रतिशत और डॉलर लिखा जाए, ना कि इस तरह के सिंबल बनाए हुए, ठीक है? ये खास ध्यान रखना चाहिए रेडियो प्रसारण के लिए तैयार किए जा रहे समाचार के अंदर, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग यहाँ पर 80 शब्दों में दीजिए। तो चलिए भैया दे देते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, समाचार लेखन की एक विशेष शैली होती है, इस शैली का नाम बताते हुए समाचार लेखन की इस शैली को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको बता रखा है, उल्टा पिरामिड शैली। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, समाचार लेखन की एक विशेष शैली का नाम जो है वो उल्टा पिरामिड शैली है, जिसमें जो है सो कि क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिरी में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना सबसे पहले दी जाती है और तत्पश्चात उससे कम महत्वपूर्ण, फिर सबसे कम महत्वपूर्ण समाचार लिए जाते हैं। इसमें इंट्रो, बॉडी और समापन समाचार प्रस्तुति के 3 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्रकारों की प्रकारों की बात करें तो पहला होता है पूर्णकालिक पत्रकार। अब पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है, किसी समाचार संगठन के नियमित वेतनभोगी होता है। मान लीजिए कि एक समाचार संगठन है ए नाम का, ठीक है? यहाँ पर एक बंदा जा रहा है, डेली बेसिस पे इस तरह से काम कर रहा है और उसको महीने का सैलरी मिल रहा है 25,000, ठीक है? 25K मिल रहा है। तो वो हो गया आपका पूर्णकालिक पत्रकार, जो कि सुबह मान लीजिए 10 बजे गया और शाम को 6 बजे आ गया, ठीक है? तो ये इसका डेली का ड्यूटी हो गया। तो ये आपका पूर्णकालिक पत्रकार हो गया, क्योंकि भैया महीने का इसको एक सैलरी मिल रहा है। और ये मैंने क्या बना दिया, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। ड्राइंग को जज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, केवल समझाने के लिए यहाँ पर ड्राइंग मैंने बनाया है बच्चों, ठीक है? अगला, अंशकालिक पत्रकार। अब ये कौन होता है, एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला होता है। मान लीजिए एक फिक्स टाइम पीरियड हो गया कि जैसे 6 महीने, 2 साल, इस तरह से एक फिक्स टाइम होता है। इस टाइम तक ये काम करेगा, फिर अगले जो है सो कि संगठन में, ये समाचार संगठन में ये कार्यरत होने लग जाता है, ठीक है? यानी अगले संगठन में ये काम करने लग जाता है। तो ये हो गया अंशकालिक पत्रकार। अगला होता है हमारा स्वतंत्र पत्रकार, जिसको फ्रीलांसर भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वतंत्र यानी आज़ाद है ये। स्वतंत्र पत्रकार जो भुगतान के आधार पर, ये भुगतान लिखा हुआ है, ये गलत है थोड़ा सा, यहाँ पर भुगतान आएगा। इसके आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है ये, ठीक है? जहाँ पर भैया पैसा ज़्यादा मिलेगा, फ्रीलांसर वहाँ जाएगा, यानी कि स्वतंत्र पत्रकार वहाँ जाएगा, क्योंकि उसका नाम ही है फ्रीलांसर। फ्री है भाई, वो किसी के नीचे दब कर वो काम नहीं कर रहा है पूर्णकालिक पत्रकार की तरह कि हाँ भैया हमेशा जाना है, काम करना है, महीने में एक सैलरी पाना है। नहीं, फ्रीलांसर पत्रकार भैया जहाँ पैसा ज़्यादा मिला वहाँ गया, काम करा अपना, ठीक है? तो इस तरह से आंसर आप
लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीचर क्या है? फीचर को परिभाषित करते हुए अच्छे फीचर की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो फीचर की अगर बात करें तो इस तरह से आंसर लिखेंगे कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। ठीक है, तो फीचर के बारे में आएगा तो लिख दीजिएगा कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली है जिसका जो उद्देश्य होता है यानी मोटिव होता है, जो पाठक होते हैं, हमारे पाठक का मतलब होता है रीडर, जो फीचर को पढ़ रहा है उनको सूचना देना, शिक्षित करना, और मेन जो काम होता है फीचर का वो पाठकों का मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। समाचारों से विपरीत फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। समाचार के अंदर जो लेखक होता है, राइटर होता है, वो अपनी भावनाओं को, अपने दृष्टिकोण को कुछ भी नहीं डाल सकता। जैसा समाचार आ रहा है वैसा ही वहाँ पर उसको छापना पड़ता है, ठीक है, अशुद्धियों को हटा करके। लेकिन जो फीचर होता है उसके अंदर जो लेखक होता है वो क्या कर सकता है, अपनी राय डाल सकता है, अपना दृष्टिकोण, अपनी भावनाएं, ये सब जाहिर करने का पूरा अवसर फीचर के अंदर मिलता है। ठीक है, तत्कालिक जो यहाँ पर घटनाएं होती हैं उससे अवगत कराना फीचर का काम नहीं होता है। फीचर लेखन कथात्मक शैली में किया जाता है। किस शैली में किया जाता है बच्चों? कथात्मक शैली में। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 पर आधारित प्रश्नों के अंदर। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे और उसका आंसर आपको देना है। तो 10वां क्वेश्चन का पहला यहाँ पर देखिए, इस तरह से क्वेश्चन है 10वें का पहला कि शमशेर की कविता गांव की भोर का जीवन चित्रण प्रस्तुत करने में सक्षम है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, चौके का लीपा जाना, साथ ही साथ सिल पर मसाला पीसा जाना, जो सिलवट्टा होता है ना उस पर मसाला पीसा जाना, बच्चों द्वारा स्लेट पर लाल खड़िया का मला जाना और ग्राम्य जीवन का यथार्थ चित्रण। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जीवन चित्रण प्रस्तुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी के समय में भी बेकारी, गरीबी एवं समस्या थी, कैसे? उचित तर्क देकर के स्पष्ट कीजिए। तो जो तुलसी का समय था उसके अंदर धन के अभाव में रोजगार न कर पाना, यानी उस टाइम पे रोजगार बहुत ज़्यादा कम उपलब्ध था। गरीबी थी, भूखमरी के कारण गलत सही का भेदभाव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, भीख तक नहीं मिलती थी उस टाइम पे। गरीबी के कारण लोग अपने संतानों को भी बेच रहे थे, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चिड़िया, फूल और बच्चों के बहाने कवि ने कविता की किस विशेषता को बताने का प्रयास किया है? तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि चिड़िया, फूल और बच्चों के बहाने कवि ने चिड़िया की उड़ान का सीमित होना ये बताया है, और फूलों के खिलने के साथ मुरझाने की दशा का निश्चित होना ये बताया है। साथ ही साथ जबकि बच्चों के सपनों का असीमित होने के माध्यम से कवि विशेषताओं को बता रहा है कि जो बच्चों के सपने होते हैं वो असीमित होती हैं, उनकी कोई सीमाएं नहीं होती है। इससे जो कवि है इसकी विशेषताओं को बता रहा है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको लगभग 40 शब्दों के अंदर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बादल राग कविता में बादल को आप किस अर्थ में समझते हैं और क्यों? तो आंसर इस प्रकार से होगा, बादल क्रांति का प्रतीक है। बादल किसका प्रतीक है बच्चों? क्रांति का। कवि कहता है कि वायु रूपी सागर पर क्रांतिकारी बादलों की सेना इस प्रकार छाई हुई है जैसे क्षणिक सुखों पर दुखों के बादल मंडराते हैं। ठीक है, संसार के दुखी लोगों के लिए अनेक संभावनाएं उत्पन्न होने लगी हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार सिर्फ मुनाफा देखता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार सिर्फ मुनाफा देखता है, संवेदना नहीं, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि कारोबारी फायदे के लिए लोगों के दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। जो कारोबारी होता है ना भैया, वो अपना प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए लोगों का जो दुख, दर्द, यातना होता है, वेदना होता है, उसको बेचना चाहता है। कैमरे के सामने लाए गए एक शारीरिक तौर पर अक्षम व्यक्ति से संवेदनहीन व्यवहार करना। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिला था। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता कीजिए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय है विचार व कल्पना से संसार बनना और बिगड़ना। ठीक है,
वैभव के प्रति कोई मोह नहीं होना। इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो चलिए देखते हैं भैया। पहला क्वेश्चन है 12वें का कि भक्तिन और लेखिका के पारस्परिक संबंधों को स्वामी सेवक संबंध क्यों नहीं कहा जा सकता है। तो आंसर इस प्रकार से होगा कि भक्तिन और महादेवी का संबंध नौकरानी या स्वामिनी का संबंध न होकर आमित्य संगिनी का संबंध है। तो जो आपका महादेवी है इसका संबंध नौकरानी या स्वामिनी का संबंध नहीं होकर के किसका संबंध है, आमित्य संगिनी का संबंध है। भक्तिन और लेखिका के बीच सेवक स्वामी का संबंध है। किसका संबंध है बच्चों, सेवक और स्वामी का। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार के जादू से बचने के लिए भगत से सीखना आवश्यक है, कैसे। तो भगत जी जो है निर्लोभी और संतोषी है। बाजार में माल बिछा रहता है परंतु भगत जी अपनी ज़रूरत की चीज़ें काला नमक और जीरा खरीदने के बाद बाजार में कोई रुचि नहीं लेते हैं। आवश्यकता की पूर्ति के बाद बाजार उनके लिए महत्वहीन हो जाता है। इसी कारण बाजार का जादू उन पर नहीं चलता है। भैया जितना ज़रूरत होना उतना ही ये लेते हैं, उससे अधिक नहीं लेते। उसके बाद इनके लिए बाजार जो है महत्वहीन हो जाता है, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है इनके। ठीक है, और इंसान को भी यही होना चाहिए। इंसान को हमेशा देखना चाहिए कि जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें वो ले, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़ों को वो इग्नोर करे। ठीक है, मान लीजिए कि आप दुकान पर गए और आपको 10 रुपये का एक साबुन खरीदना है, आपके पास 20 रुपये है। ठीक है, मम्मी ने आपको 20 रुपये दिए, बोले कि 10 रुपये तू खर्च कर सकता है। तो आप दुकान पर गए और 10 रुपये का आपने साबुन खरीद लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं अरे ये तो नया नमकीन आ रखा है हल्दीराम का, चलो मैं नमकीन खरीद लेता हूँ 10 रुपये का। तो ये जो 10 रुपये का आप नमकीन खरीद रहे हैं उसकी आपको कुछ खास ज़रूरत उस टाइम पे थी नहीं, क्योंकि आपके घर में भी खाना होगा ही होगा, है कि नहीं। उसकी ज़रूरत आपको कब पड़ती, जब मान लीजिए कि घर में कभी शाम का समय है और खाना जो है समाप्त हो चुका है, रात्रि का भोज यानी रात्रि का जो खाना है वो बनेगा, तो उस दौरान जो है कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस टाइम पे आप खर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि भैया जितना ज़रूरत हो उतना ही लो, और उसके बाद कोई भी बाज़ार कोई भी दुकान हो वो आप वैल्यू मत करो उसकी, जो कि यहाँ पर भी ऐसी बात हो रही है भगत जी के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाय वह अवधूत आज कहाँ है, लेखक यहाँ किसका स्मरण कर रहा है और क्यों, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि अवधूत वह है जो सांसारिक मोह माया से ऊपर होता है। अवधूत कौन होता है, वह होता है जो संसार की जो मोह माया है ना उससे ऊपर होता है, वह सन्यासी होता है बच्चों। वो वाला डायलॉग आपने सुना है ना, सब मोह माया है, तो वही वाला डायलॉग यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। लेखक ने शिरीष को जो सो कि कालजयी अवधूत कहा है क्योंकि वह कठिन परिस्थितियों में भी यहाँ पर फलता फूलता रहता है। भयंकर गर्मी, लू, उमस आदि में भी शिरीष का पेड़ फूलों से लदा हुआ मिलता है हमें, इसीलिए इसे अवधूत कह सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं भैया। पहला क्वेश्चन है, राजा साहब ने लुट्टन को सहारा दिया था, अंत में लुट्टन की क्या स्थिति हुई और क्यों। जो राजा साहब थे उन्होंने लुट्टन को सहारा दिया था, ठीक है जी, अंत में लुट्टन की क्या स्थिति हुई और क्यों हुई। तो लुट्टन के जीवन पर वज्रपात हुआ, वह उन्नति व प्रसिद्धि के शिखर से नीचे गिर गया। उन्नति हो रहा था, उसका प्रसिद्ध हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो शिखर पे पहुंचा भैया नीचे गिर गया। बदलते समय में लोक कला और कलाकार अप्रासंगिक हो जाते हैं, उनका घटता महत्व सांस्कृतिक दृष्टि से चिंताजनक है। ठीक है, बदलते समय में ये देखा जाता है कि जो लोक कलाएं हैं और कलाकार हैं वो अप्रासंगिक हो जाते हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। उनका घटता महत्व देख करके सांस्कृतिक दृष्टि से चिंताजनक हमें देखने को मिलता है कि भैया किस तरह से हमारी एक तरह से सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक चिंता की बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक परंपराओं में विश्वास करता नहीं दिखाई देता, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण देखने को मिलता है।
साथ ही साथ विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सर्वधर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, ठीक है, और प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा तथा बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क है, साधारण समझाइए। यानी जाति प्रथा जो है उसको श्रम विभाजन का एक रूप नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है डॉक्टर भीमराव के संदर्भ में, भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। हमें व्यक्तियों को इतना ज़्यादा कह लीजिए प्रबल बनाना चाहिए, इतना ज़्यादा उनको कैपेसिटी देना चाहिए जिससे कि जो भी उनका पेशा है, जो भी वो कार्य चुनना चाहते हैं वो खुद चुन सके, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो हम लोग आ गए हैं पूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चन को। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में यहाँ पर आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ बदलती है लेकिन यशोधर बाबू नहीं बदलते, क्यों, स्पष्ट कीजिए। जो आपका सिल्वर वेडिंग कहानी है इसमें यशोधर बाबू की जो पत्नी है समय के साथ तो बदलती है लेकिन यशोधर बाबू जी जो है ना वो नहीं बदलते हैं, ये आपको स्पष्ट करना है क्यों। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है, वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। तो यशोधर बाबू जो है ना आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है, जो आज के टाइम पे इतना ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है रैपिडली, चाहे आपकी संस्कृति हो, आपका परिवेश हो, तो उसके ये विरुद्ध है, वो नहीं चाहते इसके अंदर चेंज होना। जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है और वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित है, ठीक है। उसके बच्चे जो आधुनिक चीज़ों को अपना रहे हैं तो उनकी जो पत्नी है यशोधर बाबू की वो उनके साथ ही जाना चाहती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ बदलती है लेकिन यशोधर बाबू जी जो है वो नहीं बदलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जूझ कहानी के नायक के जीवन में बदलाव लाने वाले लोगों में आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि मास्टर सौंदलगेकर कुशल अध्यापक, मराठी के ज्ञाता व कवि थे। आनंदा को कविता या तुकबंदी लिखने के प्रारंभिक काल में उन्होंने उसका मार्गदर्शन व सुधार किया, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया जिससे वह धीरे धीरे कविताएं लिखने में कुशल होकर प्रतिष्ठित कवि बन गया। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है इस सैंपल पेपर का, कि अतीत में दबे पांव के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि सिंधु सभ्यता इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समय का दस्तावेज है। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि धर्मतंत्र या राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं महल, उपासना स्थल आदि नहीं मिलती हैं, यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीज़ों को सलीके से बनाया गया है, इन सारी चीज़ों से उसका सौंदर्य बोध उभरता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो सौंदर्य बोध है वो समाज पोषित था, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारा हिंदी कोर का सैम्पल पेपर नंबर जो 1 था बच्चों वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये सैम्पल पेपर आपको समझ में आया होगा बच्चों। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हो उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक आप कर लीजिएगा जिससे कि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही साथ आप हमारे द्वारा पॉलिटिकल साइंस के और हिस्ट्री के 2020 जो हमने सैम्पल पेपर्स बनाए हैं उनकी PDF को बाय कर सकते हैं, ठीक है।
पीडीएफ को बाय करने के लिए आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। वैसे तो इनका जो प्राइस है पर सब्जेक्ट का वो 199 रुपीज़ है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो केवल 99 रुपये में आपको जो ये सैम्पल पेपर्स है पर सब्जेक्ट वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको जैसे पॉलिटिकल साइंस में 20 सैम्पल पेपर देखने को मिलेगा और एक सैम्पल पेपर आपका पड़ जाएगा 5 रुपये का, इस हिसाब से अगर आप अभी लेते हैं तो। ठीक है, बस आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके एक कूपन कोड उनको बताना पड़ेगा VSP07। जैसे ही आप ये कूपन कोड बताएंगे आपको जो है 50% का भारी छूट यानी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।